हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कंपोनेंट्स पे लास्ट लेक्चर को वाइंड अप किया था, तो लेट अस स्टार्ट विद फ्लोज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। As you can see in the diagram, there are basically three flows which are shown in the diagram. तो सप्लाई चेन में यही तीन फ्लोज रहते हैं, प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस फ्लो। बात करते हैं प्रोडक्ट फ्लो की। Product flow is forward and leads to customers so that better customer service, better price, better market coverage and market share को ensure किया जा सके। Raw materials pass on किए जाते हैं seller या supplier से producer तक, producer उनको finished goods में convert करता है, then they are मूव्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाते हैं और फाइनली हमारे प्रोडक्ट्स का फ्लो होते होते फाइनली कस्टमर तक पहुंच जाता है। दिस प्रोडक्ट फ्लो इज देयर टू प्रिवेंट स्टॉक आउट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कस्टमर्स के प्रोडक्ट डिमांड करने पर अवेलेबल टू सप्लाई ना हो, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है स्टॉक आउट सिचुएशन। तो अगर प्रॉपर प्रोडक्ट फ्लो को मेंटेन किया जाएगा तो कोई भी फर्म स्टॉक आउट पोजीशन से, स्टॉक आउट सिचुएशन से बच पाएगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फ्लो इज देयर। दिस विल बी बोथ वेज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और सप्लाई चेन ही इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये मस्ट है। फॉरवर्ड फ्लो में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइस, इनवॉइस इंफॉर्मेशन एटसेट्रा शामिल होंगे। बैकवर्ड फ्लो में कस्टमर फीडबैक, चेंज इन टाइम ऑफ डिलीवरी या चेंज इन प्रोडक्ट क्वालिटी को माना जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंस फ्लो की। अब फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे सप्लाई चेन में? ये बैकवर्ड फ्लो होगा जो कस्टमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ चलेगा या रिटेलर से होलसेलर की तरफ चलेगा और फ्रॉम होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, क्योंकि यहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और एज कंसीडरेशन अनदर पार्टी इज पेइंग फाइनेंस और मनी टू द अनदर पार्टी। एंड यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम द डायग्राम टू कि ये जो फ्लो है कस्टमर से सप्लायर या प्रोड्यूसर की तरफ है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह अपने कस्टमर्स और दूसरी तरफ अपने सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करती है और फ्लेक्सिबिलिटी रखती है और रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर अपनी ओनरशिप कम कर लेती है एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोऑर्डिनेट करती है। सो सप्लाई चेन में बेसिकली द मेन ऑर्गेनाइजेशन विल बी फोकसिंग ऑन द मेन फंक्शंस और जो बाकी के फंक्शंस हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा बाकी एजेंसीज को, और सभी ऑर्गेनाइजेशंस फिर मिलके काम करेंगी ताकि हम कस्टमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने का अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अच्छे से अटेन कर पाएं। सप्लाई चेन के फंक्शंस को तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक फंक्शंस की बात करते हैं सबसे पहले, नंबर 1 पे जो आते हैं, और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस में सबसे पहले बात की जाएगी स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें डिफरेंट लोकेशंस, साइजेस ऑफ वेयर हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाएगा। देन कम्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से यहाँ मतलब है कि सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़ की ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स करना। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किया जाता है, हाउ द प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड एंड हाउ दिस वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट विल बी मैनेज्ड वेल सो दैट in time production can be done and material can be delivered to our customers. Then information technology chain operations. आज के environment में information technology से बहुत improvement आई है, जैसे कि operational activities का coordination, e-commerce solutions को speed up करना, distribution time को कम करना, transport routing and scheduling, इन सभी में IT से sufficient support भी मिली है। अब इसके बाद बात करें तो अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी विद
सप्लाई स्ट्रैटेजी और सप्लाई चेन। ऑर्गेनाइजेशन रणनीति को आपूर्ति श्रृंखला से अलाइन करने से फर्म्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। आजकल कंपनी सिर्फ लो प्राइजेस, शॉर्टेस्ट लीड टाइम पर रिलाई नहीं कर सकती, बट स्ट्रेटेजिकली अलाइंड फर्म्स कैन सॉल्व दीज चैलेंजेस एंड फर्म की एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सकता है। अब बारी आती है हमारे सेकंड फंक्शंस की, टैक्टिकल फंक्शंस, नीतिगत कार्य। अब नीतिगत कार्यों में बेसिकली नीति बनाने की बात की जाएगी, योजनाएं बनाने की बात की जाएगी, और योजनाएं बनाने में सबसे पहले सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाती है। बाय सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वी मीन टू से एस्टैब्लिशिंग द वेरियस रिलेशनशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सप्लायर्स, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, जो हमारे माल को आगे कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। देन प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस, परचेजिंग डिसीजंस क्या होंगे हमारे, प्रोडक्शन के डिसीजंस क्या होंगे हमारे, इन्वेंट्री डिसीजंस क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का रूटिंग क्या होना चाहिए, एंड पॉलिसी फॉर फोकस ऑन कस्टमर डिमांड, कस्टमर के डिमांड पे हमें कैसे फोकस करना है। तो इन सभी फंक्शंस को हमने सेकंड कैटेगरी में डाल दिया, टैक्टिकल फंक्शंस। इफ वी कंटिन्यू तो थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे ऑपरेशनल फंक्शंस की। इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करना, मतलब डेली के प्रोडक्शन शेड्यूल्स बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान्स बनाना। देन सोर्सिंग की प्लानिंग करना, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इंक्लूड करेंगे। इनबाउंड ऑपरेशंस, जो हमारे अपने ही कंसर्न के अंदर काम किए जाते हैं, रिसीविंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ मटेरियल से, प्रोडक्शन से रिलेटेड। देन कम्स आउटबाउंड ऑपरेशंस। अब आउटबाउंड ऑपरेशंस में सारी आउटसाइड एक्टिविटीज़ शामिल की जाएंगी, जैसे गोडाउन्स की मैनेजमेंट करना, वेयर हाउसेस को मैनेज करना, प्रोवाइडिंग गुड्स टू द कस्टमर्स। Next topic comes to types of supply chains. If we talk about types of supply chain, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाती है हमारी raw supply chain. Raw supply chain means कच्ची आपूर्ति श्रृंखला। इसमें बेसिक से फंक्शंस की बात की जाएगी, जिसमें रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन और माल को कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये होगी हमारी रॉ सप्लाई चेन। अगर इसके बाद बात करें, नेक्स्ट आ जाती है हमारी राइप सप्लाई चेन। दिस सप्लाई चेन इज मोर एडवांस्ड। इसमें थोड़ी एडवांसमेंट की ज़्यादा बात की जाएगी, रिलेशन सप्लायर्स के साथ बेटर मेंटेन किए जाएंगे, और इस तरह की सप्लाई चेन्स आपको ज़्यादातर फूड सप्लाई चेन्स में नज़र आती हैं, क्योंकि फूड की सप्लाई में फूड की क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी कंसर्न तभी सस्टेनेबल रह पाएगी जब वो फूड की क्वालिटी को इंश्योर करेगी, बिकॉज यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करना और ज़ीरो टेम्परेचर के व्हीकल्स को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, दैट इज एक्सटेंडेड सप्लाई चेन, विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला, जो कंपनी की बाउंड्रीज के बाहर तक होगी। ऐसी सप्लाई चेन ज़्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर्स में प्रचलित हैं, एंड कंपनीज कस्टमर्स के यूसेज पैटर्न को जाने बिना प्रोडक्शन नहीं करती। आज कस्टमर्स अपनी चॉइस की प्रोडक्ट्स चाहते हैं, और कस्टमर्स फर्म्स मास प्रोडक्शन करके कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए काम करती हैं। देन इंटरनल सप्लाई चेन इज देयर। अब इंटरनल सप्लाई चेन का मतलब है यहाँ पे सारी वो एक्टिविटीज़ जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की जाएंगी, परचेजिंग का काम, प्रोडक्शन का काम, सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्रॉपर वर्क फ्लो मैनेज करना, और एनवायरनमेंट, काम का सही उचित वातावरण तैयार करना ताकि काम स्मूथली हो सके। देन कम्स एक्सटर्नल सप्लाई चेन। एक्सटर्नल सप्लाई चेन में एक्टिविटीज़ जो कि आउटसाइड ऑफ द कंपनी है उनको शामिल किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को ध्यान में रखना, और ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स ये हमारी कंसर्न के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ गए, कोई और कैलामिटीज़ हो गई, कोई गवर्नमेंट लॉ चेंज आ गया, तो इन सब चीज़ों का हमारे सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट कैटेगरी में आ जाती है आपकी सेल्फ मॉनिटर्ड सप्लाई चेन। व्हेन वी आर रिव्यूइंग आवर ओन सप्लाई चेन अगेन एंड अगेन,
टू चेक आउट कि क्या हमारी सप्लाई चेन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही पूरा कर रही है या नहीं, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो वॉट एवर corrections are there, corrective actions are required, they will be taken in case of need. अब बात आ जाती है what are the factors affecting supply chains. तो अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिसीजंस की. तो लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डिसीजंस में हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स, गोडाउन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैक्टर्स हमारी इनकम को, कॉस्ट को, कस्टमर सर्विस के लेवल को, इन सब चीज़ों पे बहुत असर डालते हैं. कस्टमर्स की लोकेशन भी बहुत इफ़ेक्ट करती है क्योंकि अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट को मैनेज किया जाएगा. सप्लाई चेन में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट बट कॉस्टली है. कंपैरेटिवली रेलवे इज़ चीपर. ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए मास लेवल पे काम किया जाता है ताकि कॉस्ट भी कम की जा सके. नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारी सप्लाई चेन को अफेक्ट करने वाला प्रोडक्ट टाइप, उत्पाद का प्रकार. ये भी हमारी सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है. सॉलिड प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन बिल्कुल अलग अलग होंगी. फॉर एग्जाम्पल मिल्क प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स. अब इन सब में बहुत सी मेडिसिन्स को, मिल्क प्रोडक्ट्स को या इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़ीरो टेम्परेचर व्हीकल्स इनके लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़ीरो टेम्परेचर वेयर हाउसेज रिक्वायर्ड हैं, एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन्स में हाइजीन, स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स प्रोडक्शन डिसीजंस. किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, किन प्लांट्स में प्रोडक्शन किया जा रहा है, ऐसे प्रोडक्शन डिसीजंस भी सप्लाई चेन को बहुत अफेक्ट करते हैं. देन इज इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है. प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ज़रूरी है क्योंकि इसी से लागत के ऊपर असर होगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो प्रॉपरली इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर समय रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारी कंसर्न में अवेलेबल हो, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रॉ मटेरियल और इन केस ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, वितरण रणनीति. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ये सप्लायर और वेयर हाउस मैनेजर्स के बीच में रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करता है, समझाता है. सप्लाई चेन ट्राइज टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ताकि हम अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए जा सकें. किसी भी कंसर्न के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी एफिशिएंट तभी मानी जाएगी व्हेन वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट एंड timely supply of goods to the customer can be ensured. In the last we can say it comes supply chain integration. Progress के proper evaluation के लिए information को integrate करना important है क्योंकि बहुत सारी organizations एक साथ काम करती हैं. ERP इसमें मदद करेगा और इसके थ्रू suppliers, procurement managers और inventories को integrate किया जाता है ताकि किसी भी संस्थान की एफिशिएंसी से या इनएफिशिएंसी से सप्लाई चेन नियंत्रित हो सके और उसे एफिशिएंटली चलाया जा सके. इसके बाद बात करते हैं ड्राइवर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की. तो अगर इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स की बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन. इस कॉम्पिटिटिव एज में, प्रतियोगिता के टाइम में कंपनी को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करना होगा ताकि फ्यूचर के ट्रेंड्स का पता लग सके. टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद कर सकती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी. इंटरनेट की मदद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत कन्वीनियंट हो गया है. प्रॉपर डिसीजंस के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट है. सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट है. नेक्स्ट अगर ड्राइवर की बात की जाए जो बहुत अफेक्ट करता है हमारी सप्लाई चेन को, तो वो है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि डिमांड के अकॉर्डिंगली कितना प्रोडक्शन किया जाए
इस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए और कैसे एक कस्टमर अपनी इच्छा से टाइमली प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकता है। अगर फैक्ट्रीज को और गोडाउन्स को एक्सेस कैपेसिटी के लिए बनाया जा सकता है तो उन्हें फ्लेक्सिबल भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ड्राइवर इज इन्वेंट्री। So many times we have discussed about inventory, and again we are going to give stress on the point that inventory has an important role. क्योंकि ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस रहता है और ऐसा अनुचित मांग, मौसम के कारण या गलत एस्टिमेट से भी हो सकता है। अगर हमने फोरकास्टिंग गलत कर दी तो डिमांड और सप्लाई में असंतुलन हो ही जाएगा। अगर माल का प्रबंधक ठीक से ना किया जाए तो सप्लाई चेन इनएफिशिएंट बन सकती है। इन्वेंट्री कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने में भी सहायक है। इन्वेंट्री को कस्टमर्स के पास रखकर एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है ताकि मांगने पर प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल कराया जा सके। इन्वेंट्री से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। साइकिल इन्वेंट्री, this is inventory required to keep and satisfy demands for product in the period between two purchases. 2 परचेजेस के बीच का जो साइकिल होगा उसमें प्रोडक्ट की डिमांड से उसकी सप्लाई नीचे ना गिरने पाए। ज़्यादातर कंपनी लार्ज स्केल पर काम करती हैं ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा उठा सकें, बट ज़्यादा स्टॉक में माल खरीदने से माल की कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, संभालने की कॉस्ट बढ़ जाती है, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। सो मैनेजर्स को ऑर्डर की कम लागत और अधिक मात्रा में खरीदने के लिए सही मूल्य के बीच बैलेंस करना पड़ता है। एक और तरह की इन्वेंट्री का अगर जिक्र किया जाए तो आ जाती है बात सेफ्टी इन्वेंट्री की। फ्यूचर अनसर्टेन है, सो कंपनी को इन्वेंट्री अधिक मात्रा में रखनी पड़ती है। कंपनीज पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग करती हैं, बट अनसर्टेनिटी का फैक्टर हमेशा रहेगा। ऐसी सिचुएशंस के लिए सेफ्टी इन्वेंट्री रखी जाती है। इसमें इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट को माल अवेलेबल ना होने पर होने वाले लॉस से कंपेयर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेंट्री की क्वांटिटी को मैनेज किया जाएगा। देन कम्स सीजनल इन्वेंट्री। अब ये वर्ष के एक निश्चित समय में होने वाली मांग में अनुमानित वृद्धि की एंटिसिपेशन में होती है। जैसे फेस्टिवल्स आ गए तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड उन दिनों में बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट ड्राइवर about which we have to discuss is transportation. It is the factor who creates utility, क्योंकि इसके थ्रू ही माल को कस्टमर्स तक मूव किया जाता है। वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एनालाइज किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स को कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली मैनर में कस्टमर्स तक पहुंचा सके। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू वेरियस लोकेशंस आर थ्रू शिप्स, railways, pipeline transport, trucks, aeroplanes, and electronic mode of transportation. अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो लास्ट फैक्टर हम लोकेशन का ले रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, वेयर प्रोडक्शंस आर स्टॉक्ड। हमने अपनी पूरी फाइनल फिनिश गुड्स को कहाँ स्टॉक किया है। लोकेशन से ही प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली वेयर हाउसेज आर केप्ट एट सेंट्रल लोकेशन सो दैट जैसे ही कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड करे हम उसे टाइमली सप्लाई कर पाएँ। द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज सप्लाई चेन ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। आज के टाइम में सप्लाई चेन में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिन्हें कंपनीज को पूरा करना है। तो सबसे पहले इट्स एज ऑफ डिजिटाइजेशन। Why it is required? Because it creates transparency and it enhances responsiveness. ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल व्यू प्रोवाइड करती है और हमारे लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना, मैनेज करना और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना ईजी हो जाता है। Then is sustainability is becoming essential. The another important factor is that nowadays sustainability has been key global chain trend. Customers green products demand करने लगे हैं। इससे eco-friendly supply chain practices जैसे कि प्लास्टिक की बजाय कार्डबोर्ड पैकिंग प्रेफर किया जाने लगा है। Another trend seen is
ग्रोथ इन सर्कुलर सप्लाई चेन्स। पहले लीनियर चेन्स में काम होता था, अभी सर्कुलर सप्लाई चेन्स का यूज होने लगा है। मैन्युफैक्चरर्स ट्राई टू रीयूज एंड रीवर्क डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स थ्रू रीसाइक्लिंग कंपोनेंट्स इनटू रॉ मटेरियल्स। बहुत सी कंपनीज सर्कुलर सप्लाई चेन के कारण वैल्यू एडिशन कर रही हैं। देन इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक को मॉनिटर कर सकती हैं, डिलीवरीज का ट्रैक रख सकते हैं और ऑटोमेटिक स्टॉक रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। सोर्स सेंसर्स के थ्रू मशीन्स की रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट जानी जा सकती है और टाइमली स्पेयर पार्ट्स की रिपेयरिंग की जा सकती है ताकि किन्हीं भी सर्कमस्टांसेस में हमारी प्रोडक्शन हेल्ड अप ना हो। द लास्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कंपनीज बिग डाटास की वजह से और टास्क को सिंप्लीफाई और प्रोसीजर्स को ऑटोमेट करने के लिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रही हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस रिपीटेटिव सप्लाई टास्क्स के लिए और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह मशीन्स को यूज़ करने लगी हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनल ईयर के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट होता है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2।